जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम स्टेट लेजिस्लेचर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसे प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरीज मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस वीडियो में हम सेशंस ऑफ लेजिस्लेचर देखेंगे। अब सबसे पहले समनिंग कौन करता है, तो वहाँ प्रेसिडेंट करते थे, यहाँ गवर्नर करेंगे। गवर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर टू मीट। अब वो मिलने के लिए यहाँ पर समन करेंगे। समन मतलब क्या है? मिलाना। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम गैप कितनी रहने वाली है दो सेशन के बीच में लेजिस्लेचर के? वो 6 महीनों से ज़्यादा नहीं रह सकती। इसका मतलब क्या है? एक साल में कम से कम 2 बार सेशन तो भी होने को ही होना। यही सेम चीज़ हमें पार्लियामेंट में भी देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पर अर्जेंटमेंट। अब यहाँ पर क्या देखा हमने? समन देखा। अब यहाँ पर अर्जेंटमेंट देखते हैं। अर्जेंटमेंट मोशन के साथ इसे कंफ्यूज मत करिएगा। अर्जेंटमेंट मोशन अलग होता है जो हमने पार्लियामेंट में देखा था। यहाँ पर अर्जेंटमेंट, यहाँ पर ये कौन करता है? तो अर्जेंटमेंट आपने सुना होगा, जजेस होते हैं। जजेस बोलते हैं कि द कोर्ट इज़ अर्जेंट फॉर द डे। तो इस तरीके से अर्जेंट होता है। अर्जेंट मतलब थोड़े देर के लिए स्थगित करना। जो हम देखते हैं ना कि अभी जो पार्लियामेंट है, इस बार का जो पार्लियामेंट है वो तो अभी चला ही नहीं। बार बार जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों बार बार अर्जेंट हो रहे थे। अपोजिशन हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, कोई काम ही नहीं कर रहा है पार्लियामेंट में। तो इस तरीके से अर्जेंटमेंट जो है वो होता है कि कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए स्थगित करना। अब इसमें क्या होता है? अर्जेंटमेंट सस्पेंड्स द वर्किंग इन द सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विच में बी आवर्स, डेज और वीक्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्यवाही है, जो लेजिस्लेचर है, सेशन है, उसे कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ वीक्स के लिए हो सकता है, उसे स्थगित कर देना। मतलब जैसे हमने देखा था जो केबीसी है, कौन बनेगा करोड़पति है, तो उसमें क्या होता है, जो अमिताभ बच्चन साहब है वो क्या बोलते हैं कि आज का शो यही ख़त्म होता है, कल फिर 9 बजे मिलेंगे। मतलब क्या है कि कल 9 बजे तक वो जो केबीसी है वो स्थगित हो गया है, वो बंद हो गया है। अब फिर से 9 बजे शुरू होने वाला है रात को, दूसरे दिन। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पर अर्जेंट करते हैं और वो बताते हैं कि नेक्स्ट अभी जो है ये कार्यवाही स्थगित हो गई है, अगली बार हम इतने बजे इतने तारीख को मिलने वाले हैं। अर्जेंटमेंट सीन डाई। अब यहाँ पर दो होते हैं, एक सादा अर्जेंटमेंट होता है, एक होता है अर्जेंटमेंट सीन डाई। अर्जेंटमेंट सीन डाई मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ इंडिफिनिट पीरियड। अब नॉर्मल अर्जेंटमेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने बोला कि आज की जो कार्यवाही है वो अर्जेंट होती है, द हाउस इज़ अर्जेंट, हम कल 3 बजे मिलने वाले हैं। तो ये हो गया अर्जेंटमेंट। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने बोल दिया कि अर्जेंटमेंट सिंड है। मतलब क्या है कि अगली बार कब मिलने वाले हैं पता ही नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी को पता नहीं है कि अगली बार कब मिलने वाले हैं, उसे हम कहते हैं अर्जेंटमेंट सिंड है। अब ये जो होता है अर्जेंट करना या फिर अर्जेंटमेंट सिंड है, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके ही पास होता है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये हमने पिछले पार्ट में देख लिया है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर में, कोई मेंबर बैठे हुए हैं, वो 11 से 1 बजे के बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्पीकर है, स्पीकर ने यहाँ पर बोल दिया कि द हाउस इज़ अर्जेंट टिल 2 बजे तक हाउस अर्जेंट हो गया है। तो ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये 2 बजे फिर से हाउस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पता है कि यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड किया हुआ है कि कब वापस मिलने वाले हैं हम। बराबर है। तो यहाँ पर होता है ये अर्जेंटमेंट। लेकिन अर्जेंटमेंट सिंडाई का मतलब क्या होता है कि टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ हाउस। यहाँ पर लेजिस्लेचर होना, पार्लियामेंट गलती से आ गया है, लेजिस्लेचर फॉर इंडेफिनिट पीरियड, पता ही नहीं है कब मिलने वाला है वापस। मतलब क्या है? हाउस इज अर्जेंट विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली। रीअसेंबल कब होने वाला है ये पता ही नहीं है। मतलब यहाँ पर अब 11 से 1 के बीच में कोई जो हाउस के मेंबर है वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने बोल दिया अर्जेंटमेंट सिंड है। मतलब क्या है? इन्हें पता ही नहीं है कब मिलने वाला है, ये चले गए घर पे। फिर उसके बाद अर्जेंटमेंट सीन डाई में और आता है कि द पावर ऑफ अर्जेंटमेंट एज वेल एज अर्जेंटमेंट सीन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। उसका था आता है प्रोरोगेशन। अब समनिंग हमने देख लिया, अर्जेंटमेंट हमने देख लिया, प्रोरोगेशन आता है। तो प्रोरोगेशन जो है वो कौन करता है? सबसे पहले दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर हो या चेयरमैन हो, डिक्लेयर करते हैं हाउस अर्जेंट सीन डाई। बराबर है। मतलब सबसे पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने बोल दिया अर्जेंटमेंट सेंड है, मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो गया, मतलब पता ही नहीं है वापस कब मिलने वाले हैं। उसके कुछ
दिनों के बाद व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड, मतलब यहाँ पर सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है उनके मुताबिक, फिर से मिलने की ज़रूरत है नहीं। अब कुछ फ्यू डेज में जो गवर्नर होते हैं वो इशू करते हैं नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। मतलब हमने जो समनिंग देखा था वो गवर्नर कर रहे थे, प्रोरोगेशन कौन कर रहा है, तो गवर्नर कर रहे हैं। बीच में जो एडजमेंट होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर गवर्नर कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि जब स्पीकर ने या फिर चेयरमैन ने अर्जेंटमेंट सीन डाय बोल दिया है उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो गवर्नर है वो प्रोरोग करेंगे, ऐसा नहीं है। जो गवर्नर होते हैं वो जब सेशन में हो हाउस तब भी ये जो है प्रोरोग कर सकते हैं कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, यहाँ पर सेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, जाओ डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। अब यहाँ पर डिसोल्यूशन देखते हैं हम, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिसोल्यूशन यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हम किससे कंपेयर करते हैं, राज्यसभा से कंपेयर करते हैं। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, तो ऑब्वियस है काउंसिल जो है वो भी परमानेंट हाउस है, मतलब डिसॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे हम कंपेयर करते हैं लोकसभा से, लोकसभा डिसॉल्व होता है, तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी डिसॉल्व होगी ही। अब यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब यहाँ पर बिल के हिसाब से देखते हैं हम। जो भी बिल इंट्रोड्यूस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, ऑर्डिनरी बिल दोनों जगह इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, काउंसिल में भी असेंबली में भी। मनी बिल जो होता है सिर्फ असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकता है। और खास बात मनी बिल की क्या है कि वो गवर्नर के रिकमेंडेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब यहाँ पर बिल पेंडिंग इन दी असेंबली, जो असेंबली में बिल पेंडिंग हो रहा है वो लैप्स हो जाएगा अगर वो ओरिजिनेट हो रहा है असेंबली में या फिर काउंसिल में ओरिजिनेट होके वो ट्रांसफ़र हो रहा है काउंसिल में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोई बिल है इंट्रोड्यूस हुआ है, अब यहाँ पर लोकसभा नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली देख रहे हैं हम, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ध्यान में रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली में ही है, वहाँ अभी तक पास हुआ नहीं है, लेकिन उसी बीच लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो वो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है और लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिल पास हो गया है, पारित हो गया है, वो जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि ऑब्वियस है दूसरे हाउस में जाता ही है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में गया बिल। अब वहाँ जाने के बाद अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बिल पास बाय असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल लैप्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो बिल भी लैप्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ से वो पास हो गया है और वो जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब यहाँ पर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो बिल क्या होगा, वो बिल लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आते हैं हम, बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास बाय द असेंबली डज नॉट लैप्स। मतलब क्या है, बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेकिन वो अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल से निकला ही नहीं है। हमने पिछले जो स्लाइड में क्या देखा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो पास होकर लेजिस्लेटिव असेंबली में गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के बाद अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो बिल भी लैप्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिल पास ही नहीं हुआ है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही अटका हुआ है। तो यहाँ पर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो बिल लैप्स नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का हाथ बिल को लग गया मतलब बिल लैप्स होगा, ठीक है। जहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही आ रहे हैं, वैसे केस में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का हाथ लगता है तो बिल डिसॉल्व होगा, लैप्स होगा। अब यहाँ पर आता है गवर्नर और प्रेसिडेंट का पार्ट। अब यहाँ पर गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, तो अब उनका अगर हाथ लग गया तो बिल तो लैप्स हो ही नहीं सकता है, तो वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बिल पास बाय द असेंबली और पास बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द गवर्नर। एसेंट जो होती है गवर्नर की, अगर वो लेने के लिए पेंडिंग है बिल या फिर प्रेसिडेंट की एसेंट लेने के लिए पेंडिंग है तो डज नॉट लैप्स, ऐसे इसमें वो लैप्स नहीं होगा। मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चला गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उन्होंने भी पास कर दिया है, वो चला गया है गवर्नर के एसेंट के पास, एसेंट के लिए। अब जब गवर्नर के एसेंट के लिए बिल गया है, अब ऐसे केस में जो बिल है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बिल को हाथ लगा लिया है, मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व होती है तो बिल लैप्स होना चाहिए, लेकिन गवर्नर का भी हाथ लग गया है, तो गवर्नर का हाथ लग गया है मतलब बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो।
वही नीचे का पार्ट देखिए, बिल पास बाय द असेंबली और पास बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स। मतलब क्या है, बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब यहाँ फिर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सॉरी इस चीज़ के लिए जो लोकसभा राज्यसभा आ गया यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास होकर, फिर वो गया गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के पास, लेकिन गवर्नर ने रिटर्न किया बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। तो ऐसे केस में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है तो बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट का हाथ लग चुका है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एकदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए, तो अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का हाथ लग जाता है बिल को, तो बिल लैप्स होगा। लेकिन गवर्नर अगर उनका हाथ लग जाता है तो फिर बिल लैप्स नहीं होगा इन एनी केस। आगे बढ़ते हैं, कोरम। अब यहाँ पर कोरम हमें पता है, जो पार्लियामेंट है उसमें कितना कोरम था, तो 1/10 कोरम था। कोरम मतलब होता क्या है, कोरम मतलब होता है कि मिनिमम नंबर जो है उतने लोग प्रेजेंट रहने ही चाहिए, तब जाकर जो सेशन है वो बढ़ सकता है, सेशन जो है वो शुरू हो सकता है। तो इस तरीके से 10 members or 1/10 of the total number of members of the house including the presiding officer whichever is greater। अब यहाँ पर जो भी ज़्यादा होगा, या तो 10 मेंबर या तो 1/10 मेंबर ऑफ द टोटल नंबर इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो जो भी ज़्यादा होगा वो यहाँ पर कोरम कहलाएगा। इफ़ देयर इज़ नो कोरम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द हाउस, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि जो हाउस है उसे अर्जेंट कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए, उनकी मीटिंग जो है वो टिल द कोरम इज़ मिट, मतलब कोरम जब तक आ जाता है तब तक जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। कौन कर सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकते हैं। अब वोटिंग इन द हाउस, अब वोटिंग जो होता है वो कैसे होगा, ऑल द मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ आइदर हाउस आर डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब यहाँ पर एक्सक्लूड क्यों किया हुआ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, क्यों ऐसे लिखा हुआ है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसे एक्सक्लूड करके, क्योंकि ऑब्वियस है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं। ये हम पार्लियामेंट से लेकर अभी तक कितने बार देख चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, जब टाई होता है तभी वोट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक्सक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखा हुआ है। अब ओनली फ्यू मेंबर विच आर स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ असेंबली, रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड सो ऑन रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी नॉट ऑर्डिनरी मेजोरिटी। अब कुछ ऐसे मेजोरिटीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th चैप्टर में, तो जहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि रिमूवल ऑफ चेयरमैन हो गया, रिमूवल ऑफ स्पीकर हो गया, यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, बराबर है, इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, यहाँ स्पेशल मेजोरिटी नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं लगती है। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, जब इक्वालिटी हो जाती है, जब टाई हो जाता है उस टाइम पे वोट करते हैं। लेकिन अगर इनका रिमूवल प्रोसेस अगर कंसिडरेशन में हो तब ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करते हैं, टाई के टाइम पे नहीं करते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। वोटिंग इन द हाउस किस तरीके का होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो है वो प्रेजेंट रहने चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी से यहाँ पर होता है, बराबर है, जो कुछ भी हो मेजोरिटी से होता है। अब यहाँ पर लैंग्वेजेस इन दी पार्लियामेंट हम देखते हैं, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर चलती है। पार्लियामेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट और हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर लाई हुई है, टू बी द लैंग्वेज फॉर ट्रांजेक्शन बिजनेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में हिंदी या इंग्लिश चलेगी, सेम पार्लियामेंट में भी वही था, हिंदी या इंग्लिश चलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है परमिट कर सकते हैं मदर टंग में भी बात करने के लिए, मतलब किसी की अगर मदर टंग है, किसी को हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती हो, अगर उसे मदर टंग आती हो तो मदर टंग में भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र का स्टेट लेजिस्लेचर देखोगे तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब है फडणवीस साहब, वो मराठी में भी जो ट्रांजैक्शन है वो करते हैं लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑथोराइज टू डिसाइड वेदर दे कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू इंग्लिश एज अ फ्लोर लैंग्वेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में वही सब पूरा पार्लियामेंट का ही यहाँ है,
15 ईयर्स में कंप्लीट करना है या नहीं, निकालना है या नहीं, वो देखने वाले थे, लेकिन वो बढ़ता गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दिस टाइम लिमिट इज़ 25 ईयर्स एंड दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम इज़ 40 ईयर्स। अब ये जो टाइम पीरियड है ये 40 ईयर्स है मिजोरम, गोवा के केस में, और बाकी केस में 25 ईयर्स दिया हुआ है। अब राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, अब यहाँ पर राइट्स क्या है मिनिस्टर के और एडवोकेट जनरल के। ये जो है, जो एडवोकेट जनरल हो या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, इनके जो भी राइट्स है, जैसे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं किसी भी हाउस में। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं लेकिन वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जाके अगर वहाँ है उस स्टेट में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जाके। हाँ, और एक बात याद आई मुझे, मैंने लास्ट वीडियो में 8 स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है ऐसा बोला था, लेकिन वो 7 स्टेट्स में है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी TUBMJAKAR कर तू भी मजा कर, तो ये जो ट्रिक है ये बिल्कुल सही है। और मैंने आपको स्टेट्स भी 7 ही बताए थे, लेकिन बोलने में मैंने गलती से 8 बोल दिया था, 8 स्टेट्स बोल दिए थे मैंने। तो वो कभी कभी होता है ऐसा, पता नहीं होता है, अपन बोल कुछ रहे हैं लेकिन माइंड में वही होता है, 7 ही होता है। तो इस तरीके का हो गया था। तो 7 स्टेट्स है जहाँ बाइकैमरलिज्म है: तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो इस तरीके से 7 स्टेट्स है जहाँ पर बाइकैमरलिज्म है, जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। तो इस तरीके से अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बोल सकता है, पार्ट ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। सेम उसी तरह कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर मेंबर है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बैठ सकता है, पार्ट ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं वो भी बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इनके जो भी राइट्स है मिनिस्टर्स के, जो भी सब कुछ डिटेल में हमने ये जो वीडियोस है इसमें कवर किया है। तो आप ये जो वीडियोस है वो जाकर देख सकते हो और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हो। छोटे छोटे भी जो लेक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो ऑर्डिनरी बिल या मनी बिल किस तरीके से पास होता है, उनकी क्या कंडीशंस है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।